सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि है फाइंड द लिमिट्स इन एक्सरसाइज 39 to 44। यानी ये जो क्वेश्चंस हमें गिवन है, हमें बेसिकली क्या करना है, इनके अंदर लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन 1/x माइनस 1/2। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में, या हम कह लें कि इस फंक्शन में जहाँ पर भी x है उसकी जगह हमें 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो मैं लिख सकती हूँ साइन 1/x की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/2, क्योंकि हमें गिवन है x टेंड्स टू 2, और फिर माइनस 1/2। सो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा साइन 1/2 माइनस 1/2 विल बिकम 0, और साइन 0 जो है वो हमारे पास 0 ही के इक्वल होता है। तो आपके पास हमेशा लिमिट की कंडीशन यही होती है कि आपका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि 0 भी आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसलिए यही आपका आंसर है। अब क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस को याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं तो देखें, क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू -π/6 और आगे आपको फंक्शन गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -π/6 रखूँ तो आप देख सकते हैं फंक्शन आपके पास इस तरीके का हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा ये जो है ना बेसिकली कॉस है, और उसके बाद जैसे मैं इसको कॉस लिखूंगी, अब मैं कर्ल वाले ब्रैकेट को यूज़ करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यू पे पुट करनी है। तो पाई मैंने एज इट इज़ लिखा, CSC का मतलब होता है कॉसेक, तो ये मैंने कॉसेक लिखा, x की जगह पर मैं लिख दूंगी -π/6। सही, अब ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इस पूरे पे मेरे पास क्या है, अंडर रूट है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से अंडर रूट मैंने लिखा, 1 प्लस कॉस तक मैं एज इट इज़ लिखूंगी। देखें यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से माइनस और पाई को एज इट इज़ लिख सकती हूँ, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला जो पाई है वो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये क्या बच गया, ये बच गया कॉसेक π/6। तो अगर आपको कॉसेक π/6 की वैल्यू याद हो तो वो होती है 2, तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सही, यानी कॉसेक π/6 की जगह मैंने 2 लिख दिया, जो इसकी वैल्यू होती है। अब एक और चीज़ आपको याद होगी कि कॉस के साथ जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है या नेगेटिव साइन होता है, तो कॉस उस नेगेटिव साइन को क्या कर देता है, वैनिश कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। तो इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2π, सिर्फ और सिर्फ 2π लिख सकती हूँ, नेगेटिव खत्म हो जाएगा कॉस के साथ। सही, अब आपको याद होना चाहिए कि cos 2π जो है वो उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ये वाला 1 फिर प्लस और cos 2π की जगह उसकी वैल्यू जो कि होती है 1, तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास √2 के, और यही इसका आंसर है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है वो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो इनिशियल यानी लर्निंग है, इनिशियल नॉलेज है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 40 ख़त्म हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों को देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि शायद मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको कहा क्या जा रहा है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपको 0 पुट करना है। सो यहाँ पर अगर मैं ऐसा ही करूँ तो ये देखिए आपके पास ये हो क्या जाएगा, मेरे पास सेक को सबसे पहले मैंने एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद मैंने मेन ब्रैकेट लिखा, कॉस x है जिसका मतलब है कॉस 0, फिर प्लस पाई और टेंजेंट को एज इट इज़ लिखा, ये ऊपर वाले पाई को एज इट इज़ लिखा, डिनोमिनेटर में 4 को एज इट इज़ लिखा, सेक के साथ x है विच मीन्स कि हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर -1 को एज इट इज़ लिख के मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, तो सबसे पहले सेक को एज इट इज़ लिख दें। cos 0 जो है उसकी वैल्यू आपको पता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वो आपने लिख दी। फिर प्लस पाई और टेंजेंट को आपने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो टेंजेंट π/4 एज इट इज़ आएगा। सेक 0 जो है उसकी वैल्यू आपके पास होती है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद फिर -1 आपके पास एज इट इज़ आया और आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने सेक को एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये +1 ये -1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सही है, आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा
पाई टेंजेंट पाई बाय 4। तो पाई को तो आप एज इट इज़ लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो टेंजेंट पाई बाय 4 की हमें वैल्यू पता है जो कि होती है 1, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। और उसके बाद फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा सेक पाई। अब अगर आपको सेक पाई की वैल्यू याद हो तो वो इक्वल होती है -1 के, और यही हमारा आंसर है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक की इनिशियल वैल्यूज़ हैं जो कि हमें खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते याद हो जाती हैं, वो याद होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यूज में आपका इसके 2 से 3 पार्ट्स जो है वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस की आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, उसमें हमें कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, और आगे आपको पूरा फंक्शन गिवन है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 0 पुट कर देना है। तो जब मैं ऐसा करूँगी मैं लिख सकती हूँ साइन, उसके बाद फिर पाई एज इट इज़ प्लस ये टेंजेंट x है तो ये बन जाएगा टेंजेंट 0। डिनोमिनेटर में भी आपके पास टेंजेंट x है तो उसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट 0 -2, ये है सेक x, इसको मैं लिख सकती हूँ सेक 0। सही है, अगर आप चाहें आप स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर आपने साइन को एज इट इज़ लिखना है, पाई एज इट इज़ लिखा। आपको पता है टेंजेंट 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो आपने यहाँ पे लिखा +0। डिनोमिनेटर में भी आपके पास टेंजेंट 0 है तो वो हो जाएगा 0 -2 एज इट इज़ सेक 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। सही है, तो ये यहाँ से आपके पास क्या बन गया, यहाँ से आपके पास बच गया साइन पाई बाय -2। सही। अब अगर आपको याद हो तो जब हमारे पास साइन का फंक्शन होता है और अंदर जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है तो हम उस नेगेटिव को बाहर निकाल लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं -sin π/2। सही। अब आपको पता है कि आपने माइनस के साइन को एज इट इज़ लिखा, sin π/2 जो है आपके पास वो इक्वल होता है 1 के, तो इससे आपका जो आंसर आया है वो -1 आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था, बहुत सिंपल, जो कि सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर अगर मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँ तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने लिखा टेंजेंट 1, आपको पता है कि लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगी तो आप यहाँ पर क्या करें, लिमिट अलग कर लें। तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हैं साइन t और डिनोमिनेटर में t। इससे आपके पास फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपको याद हो हमने एक जो है वो आप समझ लें हमने एक रूल पढ़ा था, और वो रूल क्या था, एक तरह से एक थ्योरम था जो कि हमने पढ़ा था कि अगर लिमिट जो है वो थीटा अप्रोच कर रही हो 0 को और आपके पास जो है वो साइन के साथ थीटा हो और डिनोमिनेटर में वही थीटा हो, यानी कि साथ साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल डिनोमिनेटर में हो और वो एंगल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो इसका आंसर आपके पास 1 आता है। तो अगर आप देखें यही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर है आपके पास वो 1 के इक्वल आएगा। तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट 1 माइनस इस पूरे की जगह आप 1 लिख सकते हैं, तो ये इक्वल हो गया टेंजेंट 0 के, और आपको पता है कि टेंजेंट 0 जो है वो 0 ही के इक्वल होता है, तो यही आपके पास आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको ये वाला थ्योरम याद है। अगर आपको थ्योरम नहीं याद तो फिर आपके दिमाग में खिचड़ी पक सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 43 की तरह है, बस इसके अंदर एक एडिशनल स्टेप होना है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos पाई एज इट इज़, यहाँ पर आप लिमिट, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी तो आप इसकी लिमिट अलग कर लें, तो मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और उसके बाद फिर मैं लिख सकती हूँ थीटा ओवर साइन थीटा। सही है, और मैंने कॉस पाई को बाहर निकाल के और थीटा और साइन थीटा की लिमिट को अलग कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको ये वाला थ्योरम अप्लाई करना है तो उसके लिए साइन थीटा के नीचे थीटा होना चाहिए, ऐसा ही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस थीटा को साइन थीटा के नीचे लेकर जा सकती हूँ, बिल्कुल लेके जा सकती हूँ। कैसे, देखिए आप लिखें यहाँ पे कॉस पाई इंटू, यहाँ पर आप थीटा की जगह लिखे 1 और डिनोमिनेटर में आप जो है वो साइन थीटा ओवर थीटा लिखते हैं। तो ये देखें वही बात हो गई ना कि आप इस थीटा को इस साइन थीटा के भी नीचे ले गए, तो जब आपके पास अगर आप इस मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये थीटा ओवर साइन थीटा ही बन जाएगा। इसका मतलब आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सही है, हम ये वाला स्टेप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है वो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लिख लीजिए, यानी कि जो आपकी लिमिट अप्लाई हो रही है वो आपने यहाँ लिख ली। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये मेरे पास यही सेम थ्योरम बन गया जिसका आंसर मुझे पता है 1 होता है, तो मैं लिख सकती हूँ कॉस पाई
और उसके बाद फिर 1, ये वाला 1 है, और डिनोमिनेटर में इसका जो आंसर है लिमिट अप्लाई करने पे वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इससे ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया cos पाई, और 1/1 जो है वो बन ही रहेगा। और आपको पता है कि cos पाई जो है वो उसका आंसर होता है -1। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 44 था, जो कि क्वेश्चन नंबर 43 से ही रिलेटेड था, बट इसमें सिर्फ एक एडिशनल ये वाला स्टेप था जो कि मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों के MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप लेक्चर वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।